अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द पावर ऑफ एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वायरल डिसीज़ और उसके अलावा हम कुछ ट्रीटमेंट्स या फिर प्रिवेंशंस भी डिस्कस करेंगे एड्स वायरस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको 2 पॉइंट्स ऐसे थे जो कि मैंने आपको नहीं बताए। एक था सिंध बोर्ड से और एक था फेडरल बोर्ड से। सिंध बोर्ड से आपके पास ये चीज़ जिक्र हुई है कि हमने ये पढ़ा था अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के एड्स के अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी होते हैं, जिनमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि स्वॉलन ऑफ लिम्फ नोड या फिर स्किन कैंसर्स। तो स्किन कैंसर या फिर स्वॉलन ऑफ लिम्फ नोड को एक स्पेशल नाम दिया गया है सिंध बोर्ड के अंदर। वो नाम दिया गया है कैपसिस सार्कोमा। तो कैपसिस सार्कोमा हमारे पास क्या है, ये एक रेयर टाइप ऑफ ट्यूमर्स होते हैं जो कहाँ होते हैं, स्किन में होते हैं या फिर लिम्फ ग्लैंड में होते हैं। तो ये टर्म आपको याद रखनी चाहिए कि हमारे पास जो कैपसिस सार्कोमा जो है ये एक किस्म का ट्यूमर होता है जो कि हमारे पास या तो स्किन में होगा या फिर हमारे पास लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर है। सेकेंड चीज जो मैंने आपको नहीं बताई, फेडरल में थी ये चीज कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है ये एक ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है जो असल में प्रोफेज होता है। ये बात अगर आपने लास्ट लेक्चर देखे तो आपको ये बात पता होगी कि प्रोफेज क्या होते हैं। प्रोफेज वो होते हैं जिनमें वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हुआ हो। जिस बैक्टीरिया के अंदर वायरल डीएनए आ जाए बैक्टीरियोफेज का तो उसे कहा जाता है प्रोफेज। और प्रोफेज जो है वो हमारे पास एक एग्जाम्पल क्या है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये हमारे पास फूड पॉइजनिंग करने वाला एक बैक्टीरिया है जो कि असल में क्या है, प्रोफेज है, जिसके अंदर बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो इनकॉर्पोरेट हुआ है और किस साइकिल से, लाइसोजेनिक साइकिल से। तो ये तमाम बातें आपके जहन में होनी चाहिए। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर हमारे पास बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, इसीलिए हम इसे कहते हैं प्रोफेज। और असल में ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है ये लाइसोजेनिक बैक्टीरिया है क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरियोफेज है वो लाइसोजेनिक साइकिल कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन हमारे पास क्या है कि एड्स किस तरह से हमारे पास ट्रांसमिट हो रही है या फिर फैल रही है। सबसे पहली चीज है अनस्टेरिलाइज्ड नीडल एंड सिरिंज। अनस्टेरिलाइज्ड का मतलब होता है बगैर सफाई के, जो कि साफ ना हो। निडल या सिरिंज, निडल मतलब हमारे पास जो इंजेक्शन लगता है उसकी जो निडल होती है, जो सुई होती है, अगर वो आप एक से ज्यादा लोगों को एक ही इंजेक्शन लगा रहे हैं तो बहुत से लोगों के, अगर किसी इन्फेक्टेड इंसान है, किसी में एड्स है तो वो दूसरे इंसान में इजीली ट्रांसमिट हो जाएगी। एड्स जो है वो हमारे पास वो बीमारी है जो HIV वायरस से होती है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स होती है। सेकेंड चीज है हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है ब्लड के आने या जाने से हो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारे पास कैसे हो सकता है, हाथ पे कट लग गया और 2 लोगों के खून अगर मिक्स हो रहा है तो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगी, या फिर अगर कोई इंसान किसी दूसरे को ब्लड दे रहा है। अब अगर कोई इंसान बीमार हो या उसे ब्लड की नीड हो तो उसे ब्लड डोनेट किया जाता है ना, तो उसी तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है कि ब्लड आप लेकर लगा रहे हैं और उस ब्लड में HIV है, तो इस तरह से भी ट्रांसमिशन हो सकती है। थर्ड है हमारे पास क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ वाउंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। देखिए ये चीज आपके जहन में साफ साफ आ जानी चाहिए कि अगर आपके हाथ पर या किसी भी इंसान के हाथ पे जख्म है और वो किसी दूसरे इंसान का ब्लड उस जख्म के थ्रू आपकी बॉडी में जा रहा है जिसे HIV है, वो इंसान जिसे अगर कोई चोट लग गई और उससे ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड निकल रहा है, वो किसी दूसरे इंसान के ब्लड से इस तरीके से कांटेक्ट में आ जाए कि उसके पास वो वायरस ब्लड से ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये चीज यहाँ पर इस बात का जिक्र हो रहा है। 4 पॉइंट है हमारे पास मदर टू चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब मदर से चाइल्ड के अंदर ये बीमारी HIV तब ट्रांसमिट होती है जब बच्चे की जो है वो बर्थ हो रही हो। बर्थ से पहले हमारे पास जो प्लासेंटा होता है वो हमारे पास मदर और बेबी का जो ब्लड है उसे मिक्स नहीं होने देता और उसमें से कुछ बीमारियों को भी अपने अंदर से गुजरने भी नहीं दे रहा होता। अगेन है हमारे पास बाय मिल्क फीडिंग। तो मदर से चाइल्ड में या तो बर्थ के वक्त जा सकता है या फिर मिल्क फीडिंग के दौरान भी वायरस क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। एंड 6 है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो हमारे पास जो HIV वायरस है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है। इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, डू नॉट यूज नीडल। यूज हुई नीडल को इस्तेमाल ना किया जाए। सेकेंड है ब्लड मस्ट बी स्क्रीन बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ब्लड जो कि आप किसी को लगा रहे हैं, खून लगा रहे हैं, तो उससे पहले आपको उसे चेक करना है कि कहीं उसमें वो बीमारी मौजूद तो नहीं है, HIV तो नहीं है इसमें, तो उसे आपने क्या करना है, स्क्रीन करना है। HIV के अलावा भी हम हेपेटाइटिस भी देख रहे होते हैं, जिसे आप यरकान कहते हैं, वो भी देख रहे होते हैं कि किसी को हेपेटाइटिस तो नहीं है जो कि ब्लड जो है डोनेट कर रहा है उस इंसान को। डोंट शेयर टूथ ब्रशेज, ब्लेड एंड टॉवल्स। टूथ ब्रशेज, ब्लेड या टॉवल शेयर नहीं करें क्योंकि टूथ ब्रश में भी हमारे पास ब्लड निकल रहा होता है माउथ से।
ब्लेड आप जो अक्सर बॉयज़ यूज़ कर रहे होते हैं, शेविंग ब्लेड्स, तो उसमें से भी ब्लीडिंग हो सकती है और ट्रांसमिट होने का खतरा होता है। नेक्स्ट है टॉवल्स। फोर्थ है हमारे पास रिफ्रेन फ्रॉम इमोरल सेक्सुअल एक्टिविटीज़। इसका मतलब ये है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में आपको रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए टू योर लाइफ पार्टनर, और ये चीज़ आपके फेडरल में ये बात मेंशन थी। फिफ्थ है हमारे पास मदर विद HIV डोंट फीड बेबी। जो मदर HIV पॉजिटिव है वो अपने बेबी को मिल्क फीडिंग ना करवाए। तो ये सारे हमारे पास थे कंट्रोल। उसके अलावा आपकी फेडरल की बुक में कुछ बातें और भी लिखी हुई है जो कि मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि जो एड्स है ये कभी भी फिजिकल कांटेक्ट से नहीं फैलती। मींस फिजिकल कांटेक्ट हैंड शेक करने से या फिर वॉशरूम यूज़ करने से HIV पर्सन का, या फिर हैंडल वगैरह को टच करने से, मतलब किसी भी फिजिकल कांटेक्ट से HIV वायरस नहीं फैलता। उसके अलावा कभी भी मच्छर के काटने से, इंसेक्ट के जरिए ये वायरस नहीं फैलता। तो ये बातें दोनों आपके फेडरल में लिखी हुई थी, तो मैंने आपको ये बात बता दी कि मॉस्किटो की बाइट से या फिर इंसेक्ट्स के जरिए भी एड्स का वायरस नहीं फैल रहा होता। अब आगे हम चलते हैं वायरल डिसीज के बारे में कि किस तरीके से मजीद वायरल डिसीज है। तो हमारे पास सबसे पहली है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस हमारे पास क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, लीवर का इन्फ्लेम हो जाना यानी कि सूज जाना, हमारे पास क्या होता है, हेपेटाइटिस होता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काजेज और सिम्टम्स हैं। मैं आपको कुछ सिन बोर्ड के जो काजेज हैं वो वर्बली बता देती हूँ। सिन बोर्ड में लिखा हुआ है कि हेपेटाइटिस में इन्फ्लेमेशन होती है लीवर की इनलार्जमेंट हो जाती है, लीवर का साइज बढ़ जाता है, या फिर हमारे पास क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिन में दर्द हो रहा होता है। तो ये बातें आपके सिंध बोर्ड में लिखी थी जो कि मैंने आपको वर्बली बता दी। उसके अलावा फेडरल में लिखा है इसके काउज क्या है, या तो ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है कि किसी वायरस के इफेक्ट करने की वजह से क्या हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, या फिर टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। टॉक्सिसिटी मतलब बहुत से ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, जैसे बहुत से जो दवाइयाँ हैं वो आपके लीवर को जाकर इफेक्ट कर रही होती हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे पास हेपेटाइटिस काज हो सकता है। हेपेटाइटिस दो तरह का होता है, या तो एक्यूट होगा यानी कि नॉर्मल, या फिर क्रॉनिक होगा यानी कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। उसके अलावा कॉमन हमारे पास हेपेटाइटिस कौन कौन से हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई, ये हमारे पास कॉमन है। इसके अलावा हेपेटाइटिस एफ और जी भी होता है जो कि मैं आपको एंड में बताऊंगी क्योंकि फेडरल में भी ये जिक्र हुआ हुआ इस चीज़ का। हेपेटाइटिस ए वायरस को हम कहते हैं इन्फेक्शियस वायरस। देखिए ये बात जो मैंने लिखी है इन्फेक्शियस वायरस, जो चीज़ें कॉमन में मैंने कर दी है क्लोज, वो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनएमडी कैट के लिए। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि हेपेटाइटिस ए का दूसरा नाम क्या है, इन्फेक्शियस वायरस, और ये हमारे पास किससे काज होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस जो है ये काज करवाता है हेपेटाइटिस ए को। इसकी ट्रांसमिशन क्या है कि ये फैलता किस तरह है, तो ये हमारे पास फीसल एंड ओरल रूट के जरिए फैलता है। फीसल का मतलब है कि आपके पास फीसिस के जरिए फैलता है, आप कोई वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, आप उसके बाद वो टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी फैल सकता है। उसके अलावा ओरल रूट, आपने जिस तरह खाने में शेयरिंग कर ली या किसी का जूठा खा लिया या पी लिया, तो उसके थ्रू भी हमारे पास हेपेटाइटिस ए क्या होता है, फैल रहा होता है। सिम्टम्स क्या है हमारे पास, फीवर होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है भूख ना लगना या भूख बहुत कम लगना। नोजिया, नोजिया मतलब होता है मतली होना। वॉमिटिंग मतलब होता है उल्टी। जॉन्डिस हो रहा होता है। डार्क यूरिन, यूरिन का जो कलर होता है वो डार्क येलो हो जाता है। एंड पेल फीसिस, और जो आपके पास फीसिस का कलर है वो भी पेल येलो हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास, हेपेटाइटिस ए वायरस का एज सच कोई एंटीवायरल थेरेपी अवेलेबल नहीं है, ये बात फेडरल में मेंशन है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि हेपेटाइटिस ए वायरस की कोई भी एंटी वायरल थेरेपी नहीं है। उसके बाद है प्रिवेंशन, कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीन। तो हमारे पास वैक्सीन के जरिए इससे प्रिवेंट किया जाता है। वैक्सीन में आपकी फेडरल की बुक में ये बात मेंशन है कि हेपेटाइटिस ए की जो वैक्सीन है उसमें हेपेटाइटिस ए वायरस को ही इनएक्टिव करके वैक्सीन में डाला जाता है, और उसके खिलाफ फिर आपकी बॉडी क्या करती है, इम्यूनिटी को डेवलप करती है। और बाकी इस इम्यूनिटी के हवाले से हम आगे जो चैप्टर्स हैं इम्यूनिटी में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने यही समझना है कि आपके पास जो वैक्सीन बनी है वो वायरस को इनएक्टिव करके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे बॉडी जो है उस वायरस को पहचानती है। असल में वो वायरस जिंदा नहीं होता, लेकिन बॉडी को ऐसा लगता है कि वो जिंदा है तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेती है। तो इस वजह से जब असली वायरस जिस्म में आएगा तो वो जो एंटीबॉडीज बनी है वो उस वायरस को किल कर देंगी। उसके बाद है हमारे पास प्रिवेंशन, दूसरी क्या है, प्रॉपर हाइजीन, चीज़ों को साफ रखें। इस हाइजीन का मतलब क्योंकि ये ओरल रूट से फैल रही है तो अगर आपके इर्द गिर्द सफाई होगी तो ये बीमारी ज़्यादा नहीं फैलेगी।
उसके अलावा आपके सिम बोर्ड में ये बात लिखी गई है कि HAV वायरस जो है ये एनवेलप्ड RNA वायरस है। ये चीज़ MCQs में बहुत पूछी जाती है कि एनवेलप, नॉन एनवेलप या RNA वायरस है या DNA वायरस है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। HAV हेपेटाइटिस A वायरस जो है ये एक एनवेलप्ड RNA वायरस है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हेपेटाइटिस B वायरस। हेपेटाइटिस B वायरस को हम सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। ये चीज़ आपके लिए MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे पास काउज होती है हेपेटाइटिस B वायरस से। इसके सिम्टम्स जो हैं वो सिमिलर हैं हेपेटाइटिस A वायरस जैसे। उसके अलावा इसकी जो ट्रांसमिशन है वो 3 तरह से हो सकती है, इन 3 वेज। NMD के 2021 में ये चीज़ें बहुत कॉमन थी कि वो ये पूछते थे कि ये किस तरह से, कितने प्रोसेस से हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि पूछा जा सकता है हेपेटाइटिस B वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड बाय डैश वेज। तो हमारे पास हेपेटाइटिस B वायरस जो है वो कितनी तरह से ट्रांसमिट हो सकता है? 3 तरह से। पहली है हमारे पास वाया ब्लड के जरिए, सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए, या फिर मदर टू चाइल्ड, माँ से बेबी में जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अल्फा इंटरफेरोन। अल्फा इंटरफेरोन जो है वो हमारे पास एक ऐसी ड्रग है जो कि हेपेटाइटिस B वायरस के ट्रीटमेंट में यूज होती है। इसकी प्रिवेंशन क्या है कि सारे के सारे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए जो ब्लड होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले उस ब्लड को स्क्रीन किया जाए, देखा जाए कि कहीं उसमें हेपेटाइटिस तो नहीं है। थर्ड है हमारे पास हेपेटाइटिस C वायरस। हेपेटाइटिस C वायरस हमारे पास हेपेटाइटिस C हमारे पास काज होता है हेपेटाइटिस C वायरस से। इसकी ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ ब्लड के जरिए हो सकती है। हेपेटाइटिस C वायरस ओनली ट्रांसमिटेड बाय ब्लड। सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम्स बिल्कुल सिमिलर है हेपेटाइटिस B जैसे। इसका ट्रीटमेंट 2 तरीकों से हो सकता है, या तो अल्फा इंटरफेरोन या फिर राइबाविरिन या राइबाविरिन होता है, ठीक है, रिबाविरिन। तो ये 2 चीज़ें हमारे पास हैं जो कि क्या कर सकती है, ट्रीटमेंट के लिए यूज हो सकती है। किसकी? हेपेटाइटिस C वायरस के लिए। इसकी प्रिवेंशन क्या है? इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एंड सेकंड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो करने से पहले आपको स्क्रीन करना है, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ ब्लड के ट्रांसफ्यूज होने से ही फैल रही है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड है हेपेटाइटिस D वायरस। तो हेपेटाइटिस D वायरस जो है ये हमारे पास डेल्टा वायरस भी कहलाता है। ये चीज़ MCAT में पूछी जा चुकी है। हेपेटाइटिस D वायरस इज आल्सो कॉल्ड एज डेल्टा वायरस, और ये हमारे पास वायरॉइड से काउज होता है। वायरॉइड्स हमारे पास वायरस से भी ज़्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहलाते हैं वायरॉइड्स, जिनमें या तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है या फिर हमारे पास जेनेटिक मटीरियल भी नहीं होता इनमें। ट्रांसमिशन हमारे पास क्या होती है? ओनली इंटर इन लीवर। ट्रांसमिशन क्या होती है? ये वायरॉइड जो है ये सिर्फ लीवर में इंटर हो सकता है, और कब इंटर होता है? जब इसके ऊपर एक कैप्सिड हो, और वो कैप्सिड ये लेता है हेपेटाइटिस B वायरस से। जैसे कि वायरॉइड सिर्फ हमारे पास एक प्रोटीन होता है, तो इसके ऊपर ये अपना कैप्सिड जब तक ना हो ये लीवर में इंटर नहीं हो सकता। और ये वाला जो कैप्सिड है ये कहाँ से लेता है? ये हेपेटाइटिस B वायरस से लेता है। तो हमारे पास तब जाकर ये वायरॉइड जो है ये लीवर में इंटर होता है, और हमारे पास ब्लड के जरिए या फिर ब्लड सीरम के जरिए, ब्लड प्लाज्मा के जरिए जो है पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, सर्कुलेट होता है, और हमारे पास लीवर के अंदर क्या काज करता है? हेपेटाइटिस D काज करवा रहा होता है। इसके सिम्टम्स जो हैं वो सिमिलर है हेपेटाइटिस B के, लेकिन हेपेटाइटिस B से ज़्यादा सीवियर होते हैं। सीवियर मतलब हेपेटाइटिस B से भी ज़्यादा खतरनाक। जैसे हेपेटाइटिस A में हमने पढ़ा था कि इनलार्जमेंट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, या फीवर होता है। तो ये तमाम चीज़ें हेपेटाइटिस D वायरस में बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें, इनका ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है? सिमिलर टू हेपेटाइटिस B, यानी कि इसका ट्रीटमेंट भी अल्फा इंटरफेरोन या फिर राइबाविरिन के जरिए पॉसिबल है। लास्ट है हमारे पास हेपेटाइटिस E। हेपेटाइटिस E हमारे पास हेपेटाइटिस E वायरस से होता है। इसकी ट्रांसमिशन भी हमारे पास हेपेटाइटिस A की तरह ओरल या फिर फीसल रूट के जरिए होती है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट कोई वैक्सीन नहीं है इसके लिए अवेलेबल, और इसका प्रिवेंशन क्या है? प्रॉपर हाइजीन रखी जाए ताकि गंदगी वगैरह ना हो, और तभी ये वायरस जो है ये इजीली ट्रांसमिट ना हो, क्योंकि हमारे पास ओरल वेज से और फीसल वेज से जब तक सफाई ना हो तो हमारे पास इजीली ये क्या हो सकता है? ट्रांसमिट हो सकता है। अब हमारे पास हेपेटाइटिस F वायरस फेडरल में लिखा गया है कि हेपेटाइटिस F वायरस जो है ये एक हाइपोथेटिकल वायरस है। बस आपको जो मैं बातें आपको पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी थोड़ी बता रही होती है बीच में, आपको वो मेमोराइज करने हैं ताकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। कुछ बच्चों को मे भी कन्फ्यूजन हो जाए कि
मैं जो है वो डायरेक्ट की पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। उसकी वजह ये है कि एमकैट में की पॉइंट्स के बारे में ही ज़्यादा स्टडी की जाती है, तो आप लोग भी लेक्चर को की पॉइंट्स के वे में बिल्कुल मेमोराइज कर लें ताकि आपको एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। तो हमारे पास हेपेटाइटिस एफ वायरस में लिखा है कि ये एक हाइपोथेटिकल वायरस है। इसी तरह हेपेटाइटिस जी वायरस जो है ये हमारे पास आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ट्रांसमिट हो सकता है ब्लड से, सीरम से या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। उसके अलावा ये कभी भी लीवर में रेप्लिकेट नहीं करता। हमारे पास हेपेटाइटिस जी वायरस लीवर में रेप्लिकेट नहीं करता, ये बात आपने याद रखनी है। ये बात आपके फेडरल में एक बॉक्स के अंदर इन दोनों के बारे में मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद है हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पीस जो है वो हमारे पास क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है। ये पेनफुल फ्लूइड हो जाता है, दाने बन जाते हैं या ब्लिस्टर बन जाता है किस पे, ऑन एपिथेलियम। हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स में क्या होता है कि छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जो बिल्कुल अंदर से पानी से भरे हुए होते हैं, फ्लूइड फिल्ड होते हैं और बिल्कुल वो स्किन के ऊपर होते हैं। एपिथेलियम में स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर, तो उसके ऊपर हमारे पास ब्लिस्टर्स बन जाते हैं और वो ब्लिस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा होता है या फिर बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है, जिसे हम कहते हैं बर्निंग हो रही होती है। द सोर्स लास्ट फॉर 7 to 10 days। तो ये दाने हमारे पास 7 से 10 दिन तक रहते हैं। हमारे पास दो टाइप्स हैं हर्पीस की, एक है हमारे पास ओरल हर्पीस और सेकंड है हमारे पास जेनाइटल हर्पीस। ओरल हर्पीस उस हर्पीस को कहा जाता है जो हमारे पास माउथ में हो रही होती है या फिर हमारे पास फेस पे होती है। तो ओरल हर्पीस हमारे पास किस वजह से होती है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 की वजह से। इसकी ट्रांसमिशन होती है या तो स्लाइवा के जरिए या फिजिकल कांटेक्ट के जरिए। स्लाइवा के जरिए कैसे हो सकती है, आप किसी को अपना जूठा कुछ खिला दो तो स्लाइवा की ट्रांसफर होने से भी हमारे पास ये बीमारी क्या हो सकती है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो है वो क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास कांटेक्ट विद सोर्स, अगर आप कोई जो ब्लिस्टर्स था उसके अंदर फ्लूइड था, उस फ्लूइड से आप कांटेक्ट में आ गए या आपने टच कर दिया या आपकी स्किन का कोई पार्ट उससे कांटेक्ट में आ गया तो भी ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 क्या होता है, ट्रांसमिट हो सकता है। इसके सिम्टम क्या है, ब्लिस्टर बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं माउथ में, अराउंड माउथ के आसपास या फिर टंग पे बनते हैं और फेस पे भी बन जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटी वायरल ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के खिलाफ। इसकी प्रिवेंशन क्या है कि वो पेशेंट जिसे हर्पीज है या फिर दाने वगैरह है तो उनसे कांटेक्ट ना रखा जाए या फिर उनसे फिजिकली कांटेक्ट ना किया जाए, जहां दाने उस जगह को टच ना किया जाए, अवॉइड किया जाए वहां से फिजिकली कांटेक्ट होने से। नेक्स्ट है हमारे पास जेनाइटल हर्पीज। जेनाइटल हर्पीज में हमारे पास ये काज होती है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 की वजह से। इसकी ट्रांसमिशन ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट होती है ओनली। और इसके सिम्टम्स क्या है, इसमें भी ब्लिस्टर्स होते हैं, लेकिन ब्लिस्टर होते हैं पेनिस पे, विजाइना पे, बटक्स पे या फिर एनस में। ये सारी चीजें आपको याद करनी है। जो ये तमाम बातें ना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, हमारे पास एंटी वायरल ड्रग्स इस्तेमाल होती है इसके ट्रीटमेंट में। और इसकी प्रिवेंशन क्या है, वही चीज़ के पेशेंट के इफेक्टेड एरिया से कांटेक्ट ना किया जाए ताकि आप में ये वायरस ट्रांसमिट ना हो। अब हमारे पास है पोलियोमाइलिटीज। पोलियोमाइलिटीज हमारे पास काउज होती है पोलियो वायरस से, जो कि एक हमारे पास है इंटीरो वायरस। इंटीरो वायरस उस वायरस को कहा जाता है जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास मौजूद होता है या फिर हमारे नर्वस सिस्टम में इन्फेक्ट करता है, उस तरह के वायरस को कहा जाता है इंटीरो वायरस। ये चीज़ भी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन कैसे होती है, बाय ओरल एंड फीकल रूट। ये फीसल या ओरल फीसिस के जरिए या फिर ओरल कैविटी के जरिए हमारे पास क्या हो सकती है, इस वायरस की ट्रांसमिशन हो सकती है, ये बॉडी के अंदर जा सकता है। इसके सिम्टम्स क्या है, हमारे पास ये जो वायरस है ये हमारे पास ओरोफेरिंग्स में रेप्लिकेट होता है। मतलब आपके जो फेरिंग्स है यहाँ पर जाकर क्या होता है, ये रेप्लिकेट होता है। एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक, और इंटेस्टाइनल ट्रैक में भी जाकर ये क्या हो रहा होता है, रेप्लिकेट हो रहा होता है। पूरी इंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो हमारे पास वो है ना, जिस तरह ओसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टीन हो गई, तो उस पूरे पाथ में ये क्या होता है, रेप्लिकेट होता है और फिर आखिरकार कहाँ स्प्रेड होता है, ब्लड में चला जाता है। ब्लड से ये जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये वायरस क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो स्पाइनल कोड वाला पार्ट है वहां पर ये उनके मोटर न्यूरॉन्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है।
ये चीज़ मोस्ट स्पेसिफिकली बता दी गई है। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमारे पास जो पोलियो वायरस है वो रेप्लिकेट करता है स्पाइनल कॉर्ड में, लेकिन अब ये बात मजीद स्पेसिफिक हो गई कि स्पाइनल कॉर्ड में भी वो मोटर न्यूरॉन्स में रेप्लिकेट हो रहा है। तो आप लोगों ने ये पूरी सीक्वेंस याद रखनी है कि कहाँ से फैलना शुरू हुआ है और कहाँ तक आया और कहाँ पर आकर मुकम्मल रेप्लिकेट हुआ है। अब हमारे पास जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये इनकी क्या कर देगा, इन्हें किल कर देगा, इनकी डेथ काउज करवा देगा। अब इनके मरने की वजह से क्या होता है, परमानेंट पैरालिसिस हो जाती है, पैरालाइसिस हो जाती है हमारे पास। किस वजह से, जब हमारे पास न्यूरॉन्स मरते हैं तो उस जगह की क्या हो जाती है, पैरालाइसिस हो जाती है और वो ऑर्गन जो है वो डेड हो जाता है, मतलब वो काम नहीं कर पाता। फिर ट्रीटमेंट क्या होती है, नो एंटीवायरल थेरेपी। पोलियो की कोई एंटीवायरल थेरेपी नहीं है, अगर एक बार पोलियो काज हो जाता है तो इसका कोई इलाज नहीं है। प्रिवेंशन क्या है, आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप इससे बचने के लिए वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन दो तरह की है, एक में हमारे पास पोलियो वायरस को किल करके जो है वैक्सीन बनाई गई है, जो हमारे पास है स्टॉक वैक्सीन या फिर इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। जबकि दूसरी वैक्सीन ये है जिसमें लाइव है, जो पोलियो वायरस है वो जिंदा है, लेकिन वो जिंदा भी किस तरह से है कि उसे बहुत वीक कर दिया गया है। वीक करके जो वैक्सीन बनी है वो है सैबिन वैक्सीन या फिर ओरो पोलियो वैक्सीन। और ये शॉर्ट फॉर्म्स या शॉर्ट टर्म्स आप याद कर ले तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये चीज़ भी आपके लिए एमसीक्यूज में पूछा तो नहीं गया, लेकिन फिर भी याद कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। कॉटन लीफ कर्ल डिसीज। कॉटन लीफ कर्ल डिसीज एक ऐसी डिसीज है जिसमें जो कॉटन होता है ना, हमारे पास कपास का पौधा, उसके अंदर जो पत्ते हैं उनमें बिल्कुल ना अंदर से धस जाता है और एक कप शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं कॉटन लीफ कर्ल डिसीज। और एक ये सीरियस डिसीज है कॉटन की, ठीक है, कपास के पौधे की। ये हमारे पास बिगोमो वायरस की वजह से होता है। आप लोग बस वायरस का नाम याद रख लें कि ये बिगोमो वायरस से होता है और ये ट्रांसमिट होता है एक वाइट फ्लाई के जरिए, सफ़ेद मक्खी के जरिए। इसमें होता क्या है, लीव्स में कप शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके अलावा आप इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसे बचाने का तरीका यह है इंसेक्टिसाइड। एक मतलब इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स के खिलाफ अगर आप स्प्रे करें ताकि वो मक्खी आकर बैठे ही नहीं। अगर वो मक्खी जो कि वाइट फ्लाई है, जब वो पौधे पे आकर बैठेगी ही नहीं तो हमारे पास बिगोमो वायरस भी नहीं आएगा, क्योंकि बिगोमो वायरस वाइट फ्लाई के जरिए ही ट्रांसमिट हो रहा है। होप सो कि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ पीएमसी सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे पास पंजाब बोर्ड से होंगी या सिंध बोर्ड से भी, मैंने कुछ एक दो डिशेज हैं वो नहीं बताई, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी, तो मैं आपको स्लाइड्स की फॉर्म में अलग से वीडियो बनाकर कल तक दे दूँगी। उसके अलावा अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 चल रहा था, तो आप पिछले लेक्चर्स भी देख लें। उसके अलावा मैं एमसीक्यूज टेस्ट भी ले रही हूँ जो कि व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हो रहे हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज करके भी अपने ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अल्लाह हाफिज़।